आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 8 में जवानी शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। आज हम लोग इसके 5वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 पद्यांश देख लिए हैं। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो। यदि सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम रहेंगे तो व्याख्या में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। इसका वही अर्थ होगा। न माने नहीं, मग माने रास्ते, हैं इसका वही अर्थ होगा। तव माने तुम्हारे, चरण माने पैर, की वही होगा। रेखियाँ अर्थात रेखाएं, है इसका वही अर्थ होगा। बलि बलिदान, दिशा इसका वही अर्थ होगा। की इसका वही अर्थ होगा। अमर, देखिए अमर का वैसे तो अर्थ होता है जो न मरे, जो कभी न मरे, लेकिन यहाँ पर जो अमर का अर्थ है वो हम लोग बदल के कर लेते हैं युगों युगों तक, युगों युगों तक। देखा देखियाँ है मतलब देख कर, आप कहते हैं ना देखा देखी सब कुछ कर किया जाता है, तो देखा देखियाँ मतलब देख कर। विश्व पर संसार पर, पद से पैरों से, लिखे लिखे गए। कृति मतलब कार्यों, कार्यों के। लेख हैं इसका वही अर्थ होगा। ये इसका भी वही अर्थ होगा। धरा माने पृथ्वी धरती, तीर्थों इसका वही अर्थ होगा। की इसका भी वही अर्थ होगा। दिशा इसका भी अर्थ होगा। कि इसका भी वही अर्थ होगा। मेख माने होता है स्तंभ लेख, जैसे आपने देखा है रास्ते पर चलते हैं तो जगह जगह पर किलोमीटर गड़ा होता है ना पत्थर का, तो वही मेख का मतलब वही है स्तंभ लेख, ये इसका वही अर्थ होगा। प्राण रेखा इसका वही अर्थ होगा। खींच दे अर्थात खींच दे या स्वयं को बलिदान कर दे, स्वयं को बलिदान कर दे। उठ इसका वही अर्थ होगा। बोल इसका भी वही अर्थ होगा। रानी ये शब्द जवानी के लिए आया है। रिमरण, मरण मतलब मरना, मरण माने मरना, री का इसी में इंक्लूड है, रिमरण मतलब मरना, के यही रहेगा। मोल मतलब कीमत या महत्व, की वही रहेगा। चढ़ती जवानी, इनका अर्थ वही होगा। तो सभी कठिन शब्द हो गए। चलिए, अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए, यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैं जवानी का पहला पद्यांश आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे संदर्भ आपको बताया था। तो जवानी के जितने भी पद्यांश हैं वही संदर्भ होगा। तो आप पहले भाग से देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी पद्यांशों की व्याख्या भी देखिए और संदर्भ भी देखिए, ठीक है। प्रसंग बार बार बदलता है, जैसे ही पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारत के युवाओं को अपने बलिदानी पूर्वजों द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, व्याख्या शुरू करें इसके पहले मैं एक चीज़ आपसे बता देना चाहता हूँ। देखिए, वाक्य को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ अपनी तरफ से जोड़ेंगे। जो चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं वो चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी शब्दों के सरल अर्थ तो मैंने बता दिया है, वो आप याद ही कर लेंगे। बाकी आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, अब आ जाइए काव्य पर, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ते नहीं हैं, बल्कि अपने जोड़े, बल्कि तुम्हारे महान पूर्वजों के पैरों की रेखाएं हैं। अर्थात तुम्हारे महान पूर्वजों द्वारा
स्वयं को बलिदान करके बनाए गए आदर्श रास्ते हैं। जो अपने जुड़िए, जो बलिदान की दिशा को निर्धारित करते हैं, जिन्हें देखकर फिर अपने जोड़िए भारत के युवा युगों युगों तक देश पर बलिदान होने की प्रेरणा पाते रहेंगे। ये रास्ते, अपने से जोड़िए रास्ते, ये रास्ते संसार के रास्ते पर उनके पैरों से लिखे गए महान कार्यों के लेख हैं। ये पृथ्वी पर तीर्थों की दिशा को निर्धारित करने वाले, अपने जोड़ना है, निर्धारित करने वाले स्तंभ लेख हैं। अर्थात भारत के महान पुरुषों ने जहाँ जहाँ अपने को बलिदान किया है वे स्थान तीर्थों की तरह पवित्र हैं। फिर अपने जोड़िए आगे कवि कहते हैं, हे युवाओं की जवानी रानी, उठ और स्वयं को बलिदान करके, अपने जोड़िए स्वयं को बलिदान करके प्राण रेखा खींच दे, जिससे आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे। हे युवाओं की जवानी, देश पर मरने पर ही तेरा महत्व है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है, ये याद करने की चीज़ है। यदि शैली की बात करें तो उद्बोधन शैली है। मैंने पिछले पद्यांश में भी बताया कि जब कोई किसी को संबोधित करके अपनी बात कहे तो उद्बोधन शैली होती है। यहाँ पर कवि जो है भारत के युवाओं को संबोधित करके अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए उद्बोधन शैली है। यदि रस की बात करें तो आप देख रहे हैं वीर रस है, इसमें स्वाभिमान की बात है, बलिदान की बात है, तो वीर रस है। यदि छंद की बात करें तो तुकांत मुक्त हैं। तुकांत मुक्त का मतलब क्या है, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर रेखियाँ हैं, देखियाँ हैं। अगर इसी तरह के शब्द यहाँ भी आए होते, इसी से मिलते जुलते शब्द सभी जगह आए होते, रेखियाँ हैं, देखियाँ हैं, सेखियाँ हैं, ऐसे शब्द आए होते तब तो तुकांत युक्त होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लाइन में अलग अलग है, इसीलिए जो ये पद्यांश है वो तुकांत मुक्त है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और रूपक है। कैसे है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, देखा देखियाँ, यहाँ पे द और द की पुनरावृत्ति है, यहाँ ख और ख की पुनरावृत्ति है। देखिए यहाँ पद पर पद, तो प और प की पुनरावृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर जो भारत के महान पूर्वज हैं, उनके जो द्वारा जो महान कार्य किए गए हैं, उनको एक लेख का रूप दे दिया गया कि उनके लेख हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है। जब किसी कविता को आप पढ़ें, आप में जोश आ जाए, उमंग आ जाए, तो ओज गुण होते हैं। यदि शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।